लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे हालिया कुछ दिनों में दोबारा से पूछे जाने लग गए। यहां पे टेक्निक एक्सपोजिटरी एसे की ही इस्तेमाल होती है। मगर यहां पे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, यानी कि आपको कोई वर्स, कोई पोएम, कोई कोटेशन दी जाती है जिसको सबसे पहले आपको इंटरप्रेट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंप्लॉयज द टेक्निक ऑफ एक्सपोजिटरी एसे, बट द टॉपिक मस्ट बी इंटरप्रेटेड। हो सकता है एक टॉपिक जिस तरह मैंने इंटरप्रेट किया, दूसरा शख्स किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हो। तो पहले आप उस टॉपिक को डिकोड करेंगे, उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। यानी लिटरेरी एसे भी, ये भी एक्सपोजिटरी एसे की ही किस्म है। टॉपिक आपसे पिछले साल कैसे पूछा गया था? कुरान की एक वर्स दी गई, सो श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज, कि मुश्किलात के साथ हमेशा आसानी आती है। मुश्किलात के साथ हमेशा आसानी आती है। अगर आपको नहीं पता ये कुरान की वर्स है, तो आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि आफ्टर एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन देर इज फैसिलिटी, देर इज कंफर्ट। जो कि आप देख सकते हैं, अगर पॉलिटिक्स की मिसाल दूं तो नेल्सन मंडेला की जिंदगी, अब्राहम लिंकन और जिना बेहतरीन मिसालें। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी, मगर बिल आखिर प्रेसिडेंट बन के आए। विद हार्डशिप्स कम्स ईज। अब्राहम लिंकन 8 इलेक्शंस में हारा, नर्वस ब्रेकडाउन उसका हो गया, मगर बिल आखिर कामयाब हुआ। विद हार्डशिप्स कम्स ईज। जिना साहब बैरिस्टर बन के आए, बंबई में 3 साल तक आपको कोई केस नहीं मिला। अब बंबई की गलियों में पैदल चलते थे ताकि पैसे के खर्चे बचे, क्योंकि आप अंडर डेट थे, उधार लेके जी रहे थे। 3 साल के बाद जब मुकदमा बना तो आपका नाम भी बन गया। ना सिर्फ आप मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए, बल्कि एक बड़े मशहूर, हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील भी बने। विद हार्डशिप्स कम्स ईज। मैंने सिर्फ पॉलिटिक्स से मिसाल दी है। डियर स्टूडेंट्स, जरा आ जाए एजुकेशन की तरफ, रिलीजन की तरफ। जिरफाना आपकी बात को लेकर आगे बढ़ता हूं, रिलीजन की तरफ आए। हमारे अंबियाए कराम हैं जिनकी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात आई, मगर फिर एंड में कामयाबी और ईज, कंफर्ट भी आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल में कई साल आपने जिंदान में गुजारे, जेल में गुजारे, कैद खाने में। एक बार आपने वहां से आहो पुकार की तो गैब से आवाज आई, उसी को ही पुकारो जिसने तुम्हें कुएं से निकाला था, वही इस जेल से भी निकालेगा। और जब आप निकले तो बादशाही हुए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अल्लाह को याद किया, आप भी वहां से निकले। आजमाइश, हार्डशिप्स जहां पे आती है, फिर उसके साथ कंफर्ट भी आती है। मिसालें लें एजुकेशन से। हार्डशिप्स कम्स ईज। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मलाला यूसुफजई कितनी मुश्किलात काटी, नोबेल प्राइज उसी को ही मिला। एजुकेशन, कितनी मुश्किलात काटी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, नोबेल प्राइज उन्होंने लिया। एजुकेशन कोई आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए। 1959 में हमने अपना रहबर रॉकेट लॉन्च किया, जो एशिया में पहला रॉकेट था। डॉक्टर अब्दुल सलाम और उनके 4 साइंसदानों की टीम को अमेरिका ने बुलाया अपने स्पेस मिशन के लिए कि हमें रॉकेट डिजाइनिंग में मदद दो, क्योंकि रशिया स्पेस में पहुंच गया है, हम रह गए पीछे। नासा की टीम में हमारे ये 4 साइंसदान गए। आसान नहीं था हमारे लिए इस लेवल पे पहुंचना। एजुकेशन की बेटा मैं बात कर रहा हूं। विद हार्डशिप्स कम्स ईज।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बल्ब का जो इन्वेंटर था वो कौन था। 1000 एक्सपेरिमेंट किए, आखिरी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, एडिसन। सो आपने एक्सप्लेन ही करना है डिफरेंट एग्जांपल्स देके। ये एक्सपोजिटरी ऐसे ही है, मगर इस पर टेक्निक क्या है? सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को डिकोड करना है, इसको इलेबोरेट पहले करना है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये डियर स्टूडेंट्स लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे हमारे उस्ताद अल्लाह ताला उन्हें बख्शे प्रोफेसर मंजूर मिर्जा साहब ने इस पर किताब लिखी थी, जो पाकिस्तान की वाहिद किताब है। अगर ऐसे की अवलीन किताब की बात करूं तो मंजूर मिर्जा साहब हमारे उस्ताद का उस पर नाम आता है, जो परवीन शाकिर के भी उस्ताद थे। लिटरेरी एसेज आज भी बहुत सारे उनकी किताब से ही दिए जाते हैं। दोबारा से लिटरेरी एसे रेस्टोर हो चुके हैं, इसलिए ये तीसरी टाइप है एसे की, जिसको लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव एसेस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तीन टाइप्स हैं, लिटरेरी, आर्गुमेंटेटिव एंड एक्सपोजिटरी एसेज, जो आपको इम्तहानों में पूछे जाते हैं। इनके लिखने में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का फर्क होता है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, डज इट मेक सेंस टू यू? समझ आया कुछ? अब जो कुछ हमने पढ़ा है, जरा उसको टेस्ट भी करें। कैसे के अंदर टाइप कौन सी है और सवाल कौन सा पूछा है। आपके सामने मैं 2020 का पेपर जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं। टॉपिक को पढ़ के बताएंगे आप कि जनाब इसके अंदर सवाल कौन सा पूछा गया है, व्हाट, व्हाई और हाउ, और ये टाइप कौन सी है, ऐसे की एक्सपोजिटरी है, लिटरेरी है या आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। डियर स्टूडेंट्स, आमना खलील, ये राइटिंग टेक्निक आप लेक्चर में सीखेंगी। डेमो पे सिर्फ मैंने आपको टाइप्स बताई हैं कि ऐसे लिखने का तरीका कैसे और सवालात पूछे कैसे जाते हैं। आपको जो सवाल है ये लेक्चर नंबर 4 में एड्रेस होगा। जी, आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ आंसर्स, शाबाश, वेल डन। सो पहली चीज यही है कि हमें पता होना चाहिए जनाब कि सवाल पूछ रहा कौन सा एग्जामिनर
और हमने जवाब क्या देना? नंबर 1, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? भाई यस या नो में जवाब देना आर्गुमेंटेटिव है। क्या वाकई जनाब हमें लिटरेचर चाहिए अपनी जिंदगी में? अरे भाई नहीं चाहिए। अनपढ़ लोग जो हैं बेशुमार हैं, बिलियनर हो गए हैं, एक लफ्ज नहीं आता। तो वॉलमार्ट का जो मालिक था वो कहीं पे चौकीदार की नौकरी के लिए गया, उसने कहा जी अपना ईमेल बताया, उसने कहा जी मेरा ईमेल तो है ही नहीं, उसने कहा आपको नौकरी नहीं मिल सकती, चले जाए। उसने वॉलमार्ट की एम्पायर खड़ी कर ली और एंड तक उसने कहा मैंने अपनी ईमेल बनाई नहीं, जरूरी नहीं है। मगर दूसरी बात भी हो सकती है जनाब, हमें लिटरेचर चाहिए अपनी जिंदगी में, चाहे वो रिलीजियस लिटरेचर है, ताकि हमें पता चले कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, चाहे वो दूसरा लिटरेचर है जो कि हमें जिंदगी गुजारने के अदब और तरीकेकार बताए। सो डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? चाहिए तो क्यों चाहिए? वाई नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? तो वाई को आंसर कर रहे हैं कि वाई वी नीड लिटरेचर। नंबर 2, विमेन यूनिवर्सिटीज आर एजेंट ऑफ चेंज। खवातीन यूनिवर्सिटियां तब्दीली लाती हैं। एजेंट्स ऑफ चेंज है तो मेरा ख्याल है जनाब बिल्कुल है, एक्सपोजिटरी है। एजेंट्स ऑफ चेंज है तो कैसे है? इसके बारे में तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि खवातीन यूनिवर्सिटी तब्दीली नहीं लाएगी। और जहां भी खुलेगी तब्दीली लाएगी भाई। जब विमेन एजुकेट होगी तो तब्दीली होगी, क्यों नहीं होगी? एक्सप्लेन करना है। सो इफ दे आर एजेंट ऑफ चेंज देन हाउ आर दे एजेंट ऑफ चेंज? हाउ दे कैन बी एजेंट ऑफ चेंज? वो हाउ आपको बयान कर रहा है। नंबर 3, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। सीधा सीधा एक्सपोजिटरी है जी, एक्सप्लेन करें। मगर सवाल कौन सा एक्सप्लेन करना है? पाकिस्तान तो व्हाट इज पाकिस्तान? और नहीं भाई, यहां पे बताना चाहिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। पाकिस्तान की ये रिलेशन है इसका, दोनों इसने चैप्टर्स का एक रिलेशन डिस्कस किया है। जैसे एक ऐसे जो हमने अभी डिस्कस करना है ब्रेक के बाद, पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। तो भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की क्या एफर्ट्स है, पोजीशन क्या है, एंड हाउ इज इट, व्हाट एंड हाउ इज इट इंपैक्टिंग द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। कश्मीर कॉज का फ्यूचर जो है वो कैसे उस पर यह असर डाल रहा है। तो व्हाट और हाउ बयान करना है, एक्सपोजिटरी। नंबर 4, पोलराइज पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो भाई सीधी सी बात है, ये भी एक्सपोजिटरी टॉपिक है और इसके अंदर भी वो एक सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज पोलराइज पॉलिटिक्स, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सादा और सहल बात, सादा और सहल बात। नंबर 5, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अगेन ये भी एक्सपोजिटरी है, एक्सप्लेन करें जी। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स क्या है एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड हाउ आर दे इंपैक्टिंग, अफेक्टिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सादा मिसाल दूंगा, इमरान खान साहब ने रखवा दी तुर्की और मलेशिया की कॉन्फ्रेंस। सऊदी ने कहा खबरदार जो उधर गए। ज़ाहिर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स थी। सऊदी अरब एक अलग पावर डायनेमिक्स है, तुर्की की अलग पावर डायनेमिक्स है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे तो असर पड़ गया ना। तो हाउ इट इज अफेक्टिंग, इंपैक्टिंग ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, हाउ का जवाब देना है। नंबर 6, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। सिर्फ सोल्यूशन पूछे हैं कि भाई बताएं व्हाट आर दोज वे फॉरवर्ड। ये भी एक्सपोजिटरी, एक्सप्लेन करें वो वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे पूछे ना, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, भाई बताएं पाथवेज कौन सी है, व्हाट आर दोज पाथवेज पूछा है, व्हाट आर दी वे फॉरवर्ड। कि भाई हमारे लिए रास्ता क्या है, कैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी के मसले को हम हल कर सकते हैं, कौमी धारे में ला सकते हैं। नंबर 7, promoting tourism in Pakistan, opportunities and challenges। अगेन एक्सपोजिटरी है जी। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। व्हाट उसने पूछा है, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर दी चैलेंजेस। नंबर 8,
आई डू नॉट एग्री वॉट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। मैं एग्री नहीं करता जो कुछ आप कह रहे हैं, मगर आपको कहने का हक है, इस चीज का मैं दिफा मौत तक करूंगा। सीधा सीधा बेटा ये पूछ सकता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ऐसे लिखे, मगर उसने सीधा सीधा नहीं पूछा। दिस इज व्हाट आई कॉल लिटरेरी ऐसे और द रिफ्लेक्टिव ऐसे, जिसके अंदर डेफिनेटली व्हाट और व्हाई आपने एड्रेस करने। उसके बाद नंबर 9, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। सीधा सीधा अभी आपसे पूछा गया, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है? नहीं है जी, नहीं है तो बस बताना है क्यों नहीं है, दैट इज आर्गुमेंटेटिव। बताइए जी क्यों नहीं? आप सबने बता दिया, चैट बॉक्स में ही सबने बता दिया भाई इस वजह से नहीं है। सिर्फ वाई का आंसर। आखिरी सवाल ये आज भी इसी तरह ही वैलिड है, आज भी इसी तरह वैलिड है। आईएमएफ बेल आउट्स, ये जो आईएमएफ बेल आउट करता है ना, इकोनॉमिकली आपको जो है सहारा दे देता है, रोड्स टू स्टेबिलिटी, मुल्क को ये स्टेबल करता है, और रेसिपीज फॉर डिजास्टर या तबाह बर्बाद करता है। बेटा इस पे स्टांस लेना है, बताएं रोड टू स्टेबिलिटी है या रेसिपी फॉर डिजास्टर है? आर्ग्यूमेंटेटिव। अगर तो रोड टू स्टेबिलिटी है तो बताएं हाउ, कैसे है? अगर रेसिपी फॉर डिजास्टर है तो बताएं हाउ, कैसे है? सो जहां तक पाकिस्तान की बात है बेटा, डेफिनेटली इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। जहां तक बेटा बात है श्रीलंका की, वो तो तबाह बर्बादी होगी। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर मैं बात करूं ना, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो या एशिया में हो, इट इज डेफिनेटली हैज प्रूव्ड अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। गर्मियों में जब बिजली के बिल आते हैं तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेज कि जहां पे जो कुछ हमने पढ़ा है, टॉपिक को आपने ब्रेक डाउन कैसे करना है, यहां पे हमें उसका जवाब मिला है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसे ये कौन सा है, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंट है, लिटरेरी है, क्योंकि तीनों के लिखने में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन वही है, मगर राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस है। तो जब फर्क पता होगा, टाइप पता होगी, तभी मैं उस स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल में लिख सकूंगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसे में आप किस सवाल का जवाब दे रहे हो, उसने सवाल पूछा क्या है। सिर्फ उस सवाल का जवाब देना ज्यादा जरूरी है, और वो व्हाट, व्हाई और हाउ, इन तीनों में से दो या एक भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज करके आपको इतना पता चल गया होगा कि टॉपिक का ब्रेक डाउन आपने कैसे करना है। एग्जामिनेशन में 3 घंटे के पेपर में पहले 15 मिनट इसी मकसद पे सर्फ होते हैं, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जब टॉपिक सिलेक्ट करें तो देख लें वो आर्गुमेंटेटिव है या नहीं है, एक्सपोजिटरी है या लिटरेरी है। अगला सवाल पूछा करें कि ये पूछ क्या रहा है। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी में वो पूछ रहा था सिर्फ एक सवाल, व्हाट आर दोज पाथवेज? बताइए। मसाइल ना गिनवाना शुरू हो जाना कि पता चले टाइम उधर जाया कर दिया जो पूछा ही नहीं था। सीधे उसने पूछे जनाब सोल्यूशन बताएं, वो रास्ते कौन से हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है। क्वेश्चन एड्रेस करें, और जब आपसे पूछा जाए द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड, तो सवाल बनाना सीखे, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा? प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है, तबाह कौन है? एंड मुस्लिम वर्ल्ड, तो जाहिर है इसकी रिलेशन इससे क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड से क्या रिलेशन है इस पावर ऑफ प्रोपेगेंडा की? तो आपने वो बयान करनी है, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि मेरे एस्से का आज मौजू है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे एस्से का पहला जो सेगमेंट है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। हमने पढ़ा क्या है, डेफिनेशन, स्कोप एंड द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एस्से।
उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एसेस। और फिर सबके बाद हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की है विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ एसेस। अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम लोग जो स्किल सीखेंगे वो ऐसे राइटिंग की बेसिक स्किल्स हैं, यानी कि बिगिनर्स लेवल पे, कि जब ऐसे का टॉपिक हमारे सामने आएगा तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आउटलाइन कैसे बनानी है, और थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना है। और ऐसे के एंड तक हम लोगों ने यह भी सीखना है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या है, उसके अंदर हुक और थीसिस सेंटेंस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप this makes you about our lecture scheme, how it works, and how we take our students from theory to practice. आज दूसरे सेक्शन में हम इस हिस्से को भी मुकम्मल करेंगे। सो इफ यू अलाउ मी फॉर 10 मिनट्स ब्रेक, आप भी ब्रेक ले लीजिए खाने और नमाज की। मैं 10 मिनट में वापस आके दूसरे सेक्शन पे गुफ्तगू करता हूँ। जी बेटा, हुक पे भी मैं गुफ्तगू करता हूँ, ये इंट्रोडक्शन के ही पैराग्राफ में आता है। जनरल स्टेटमेंट, और उसके बाद आप कैसे जाते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ, और उसके बाद आप कैसे पहुंचते हैं थीसिस स्टेटमेंट की तरफ, ये गुफ्तगू भी हमारा हिस्सा होगी। आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे कैम्ब्रिज गाइड टू ऐसे राइटिंग, मैं उसी से ही मदद लूंगा। और जैसा हमें कैम्ब्रिज गाइड टू ऐसे राइटिंग में, यानी कि जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उन्होंने एडवाइस किया है लिखना, उसी तरह इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ भी हम लोग लिखेंगे। सो सामने हमारे जनाब गाइड बुक क्लियर है, गाइडलाइंस क्लियर है। कंपेटिटिव एग्जाम में स्ट्रिक्टली यही गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। आपका स्ट्रक्चर अगर ठीक होगा ऐसे राइटिंग का, तो डेफिनेटली आपका ऐसे भी आगे से ही डेवलप होगा। तो बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस पर ऐसे डेवलप करें। तो आउटलाइंस के बारे में जो बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, या स्ट्रक्चर के बारे में जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उनका भी बहुत हद तक सवाल देने की जो है, जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। वहां पे भी आपको जवाब मिलेंगे। और ऐसे के एंड में आप लोग डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के मुतालिक, स्टडी स्कीम के मुतालिक, जो भी आपके जहन में कंफ्यूजन ही, आप डायरेक्टली जो है उसको पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे बेशक आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ताकि मैं फिर लॉन्गर सेक्शन की तरफ पहुंच जाऊँ। नहीं बेटा, वीडियोस फ्राहम नहीं करते हैं, ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ये फ्राहम नहीं करते। बाकी आपकी क्यूरीज है, मैं एडमिन को जो है हैंड ओवर करता हूँ, वो उसका एड्रेस कर देंगे। डियर स्टूडेंट, सर ने आपको 10 मिनट्स की ब्रेक दी है। टिल देन इफ यू हैव एनी एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग क्यूरी, आई एम हियर टू एड्रेस दैट। आप लोग मुझसे पूछ लें। लुबना आज के दिन कह रही हैं कोई और लेक्चर होगा?
बच्चे लिमिटेड सीट्स हैं, जितनी जल्दी इनरोलमेंट करवा सकते हैं करवा लें। जैसे ही सीट्स फिल अप होंगी बैच की क्लोजिंग हो जाएगी। If you have any administration regarding क्यूरी, आई एम हियर टू एड्रेस दैट। आप लोग मुझसे अपनी इश्यूज डिस्कस कर लें। रबिया, आप मीटिंग में नहीं थी? आमना, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, हम लेक्चर्स रिकॉर्ड ही नहीं करते तो फिर कैसे मिलेंगे? वी डू नॉट रिकॉर्ड लेक्चर्स। Mavish, I don't know the exact date. रवि, अब आपका फिर मिस हो गया। सर का वेट करें, सर आते हैं तो उनसे कहिएगा। लारे, फी सबमिट करवानी है आपने प्रॉपर। आफ्टर दैट फिर आपकी इनरोलमेंट कंफर्म होगी। उसी चीज को ही लेके आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया एक, दैट इज पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। सो यहाँ पे हमारा ये जो पहला सेगमेंट है ये मुकम्मल हुआ चाहता है। दैट इज लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू एसे पेपर एंड टाइप्स ऑफ एसेज, and we have also discussed how to identify the types of essays. Now let us move forward to one of the expository essays, The Power of Propaganda in Muslim World. इसके अंदर आउटलाइंस और थीसिस स्टेटमेंट, इसको हम कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। और इसके दूसरे सेक्शन में हम एक पैराग्राफ, स्पेशल पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, दैट वुड बी द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। So first of all, let us move on towards the outline. सबसे पहले आउटलाइन की तरफ आइए। अगेन, आउटलाइन लिखने का जो एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, बहुत सारे और भी तरीके हैं, मगर एक जो उसमें से तरीका है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के नीचे हम 3 अल्फाज लिखते हैं। वो कौन से हैं जी? हुक, यानी ऐसी बात जो पढ़ने वाले की तवज्जो फौरी तौर पे मबजूल करे। फिर उसके बाद कुछ बैकग्राउंड देते हैं, बिल्डिंग सेंटेंसेस, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। और बाद में बॉडी पैराग्राफ के आउटलाइंस में हम लोग टॉपिक सेंटेंस की हेडिंग देते हैं या लिखते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज देते हैं, और कंक्लूडिंग सेंटेंस उसको मेंशन करते हैं। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम सिर्फ और सिर्फ ये 3 हेडिंग्स लिखते हैं: रीस्टेटेड थीसिस, यानी थीसिस को दोबारा से दोहराना; समरी ऑफ मेन आइडियाज, सारे ऐसे की समरी देना; और फाइनल थॉट, यानी कि जो आखिरी अल्फाज हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। सो यही आउटलाइंस हम एज इट इज फॉलो करेंगे। और सबसे पहले हम आएंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ। सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आप हमेशा शुरू करते हैं किसी दिलचस्प बात से, जिसको आप हुक कहते हैं। याद रखें, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सीएसएस के एसे में 180 से 200 वर्ड्स का होता है, और ये एक सिंगल पैराग्राफ होता है जिसके 3 हिस्से होते हैं। 3 कौन से हिस्से? हुक, जिसको अटेंशन ग्रैबर भी कहा जाता है; उसके बाद बैकग्राउंड या जर्नल स्टेटमेंट्स, यानी कि उस मौजू पे आप थोड़ी सी तमहीद बांधते हैं, पस मंजर देते हैं; और तीसरा हिस्सा होता है इसका थीसिस स्टेटमेंट। आपका इंट्रोडक्शन जिस हुक से स्टार्ट होता है वो कोटेशन भी हो सकती है, जो कि हमेशा पैराग्राफ के अंदर लिखी जाती है।
वो कोई किस्सा भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, इवन इंग्लिश पोएम की कुछ लाइंस भी हो सकती हैं जो कि टॉपिक से रेलेवेंट होती है। डू नॉट यूज फैक्ट्स विच लेटर अपीयर इन द एसे, उसके अंदर हम हकाइक बयान नहीं करते जो कि एसे में बाद में आ गए। ये कोटेशन, ये इंसिडेंट या एनेक्डोट, ये 3 से 5 सेंटेंसेस की हो सकती है। और इसी हुक को पढ़ते ही पता चल जाता है कि आपके टॉपिक का मकसद क्या है, स्टांस क्या है। आप हुक सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाएं और पढ़ने वाले की तवज्जो हासिल कर सकें। इसके बाद आप उस मौजू पे कुछ जर्नल स्टेटमेंट्स देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं, तमहीद बांधते हैं जो 3 से 6 सेंटेंसेस तक मुहित हो सकती है। और फिर उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। आमतौर पे जो एक सेंटेंस होता है, मगर कभी कभार 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। और थीसिस क्या होता है, याद रखिए, थीसिस इज द क्रक्स ऑफ एसे, इट इज द प्रेसी ऑफ द एसे। सारे एसे की प्रेसी यही होती है। डियर स्टूडेंट्स, थीसिस स्टेटमेंट इज द बिग आइडिया, यानी कि क्रक्स ऑफ द एसे, इट इज द स्पाइन ऑफ द वर्क। ये सारे एसे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये बिग आइडिया, जिसको कंट्रोलिंग आइडिया भी कहते हैं, ये आप एसे की इंट्रोडक्शन में लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट के नाम से। A thesis statement is often 1 sentence long and it states your point of view. Dear student, ये चीज इंपॉर्टेंट है। थीसिस बताता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मकसद, कि आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्या साबित करने के लिए लिख रहे हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू। Thesis statement is not the topic of the piece of writing, but rather what you have to say about that topic. याद रखिए, थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक नहीं होता एस्से का, बल्कि आपकी जाती राय होती है कि आप इस एस्से के बारे में किन ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था माय स्कूल पे। आप थीसिस क्या डेवलप करते थे, आप डेवलप करते थे माय स्कूल इज द बेस्ट स्कूल ऑफ टाउन, कि मेरा जो स्कूल है वो मेरे इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल है। ये आपका मकसद था ऐसे साबित करने का। और आगे आप बिकॉज लिखेंगे कि बेहतरीन है तो क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स फैकल्टी, कि उसकी फैकल्टी बेहतरीन है सबसे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स उसके बहुत आला हैं। और ये मेरे वालदैन का अल्मा मैटर, मेरे वालदैन भी यहीं से पढ़े थे, मेरे वालदैन भी यहीं से पढ़े थे। सारे ऐसे में मैं गुफ्तगू किस पे करूंगा, इन 4 नुक्तों पे करूंगा जो कि मेरे स्कूल को सबसे बेहतरीन स्कूल बना रहे थे। पहला पैराग्राफ, फैकल्टी। फर्स्टली फैकल्टी, फैकल्टी बहुत अच्छी थी, मेहनती थी, रिजल्ट ओरिएंटेड थी और बहुत काबिल थी, क्वालिफाइड थी। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, प्रॉपर रूम्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज थी, ग्राउंड्स थे, मॉस्क भी बनी हुई थी फॉर प्रेयर्स। Thirdly, the results of my schools were always extraordinary. हमेशा बोर्ड में पोजीशंस या कैम्ब्रिज ONA लेवल्स में हाईएस्ट और बेहतरीन ग्रेड्स मेरा स्कूल लेता था। एंड फोर्थली या फाइनली, आखिरी बात, माय पेरेंट्स वर आल्सो एजुकेटेड देयर। मेरे वालिदैन ने भी यहीं से तालीम हासिल की थी। कंक्लूडिंग सेंटेंस में दूंगा टू कंक्लूड, जो पैराग्राफ में दूंगा टू कंक्लूड, दीज आर द रीजंस। कौन से? फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजल्ट्स एंड माय पेरेंट्स एजुकेशन मेक दिस द बेस्ट स्कूल इन द टाउन। ये इसको द बेस्ट स्कूल बनाते हैं टाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, थीसिस क्या होता है? इट इज द समरी ऑफ योर एसे, इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब माय स्कूल में उसने ये नहीं पूछा था कि लिखें कि आपका स्कूल सबसे अच्छा स्कूल था, ये नहीं लिखा था उसने।
उसने सिंपली लिखा था राइट एन एसे ऑन माई स्कूल। तो मैंने फैसला किया कि मैं कहूंगा माई स्कूल इज दी बेस्ट स्कूल। ये मेरा थीसिस है। और आगे थीसिस को मैंने एक्सप्लेन किया, कंपाउंड थीसिस बनाया कि बेस्ट स्कूल था तो कैसे था, बिकॉज ऑफ इट्स फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजल्ट्स एंड माय पेरेंट्स अल्मा मैटर। आने वाले सारे ऐसे में मेरी बहस किस पे होगी? फैकल्टी एक पैराग्राफ उस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन था एक पैराग्राफ उस पे, रिजल्ट बेहतरीन थे, और मेरे पेरेंट्स का ये मादरे इल्मी था। 4 पैराग्राफ लिखूंगा और उस पे इसी पे ही मैं बहस करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थीसिस इज ऑलवेज द क्रक्स, द मेन आइडिया, या योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जाती नुक्ता नजर होता है एस्से पे। इज दैट क्लियर? Now I'm coming to the essay of today, that is the power of propaganda and Muslim world. आउटलाइन में बेटा मैंने सिर्फ हुक का वर्ड लिखना है। जैसे भी हमने देखा था कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग में, उसने हुक का वर्ड लिखा, उसके बाद बैकग्राउंड लिखा, और फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखा। हुक के आगे मुझे वो हुक लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लिखूंगा। बैकग्राउंड के आगे वो मुझे सेंटेंसेस आउटलाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, वो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लिखूंगा। हां, थीसिस में आउटलाइन में लिख सकता हूं, थीसिस में आउटलाइन में लिख सकता हूं, और ये भी कोई लाजमी नहीं है, मैं एग्जामिनर को फैसिलिटेट करने के लिए लिख रहा हूं। बहुत सारे लोग ये भी नहीं लिखते। बहरहाल चूंकि आउटलाइंस आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा है, उसने सवाल में आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आउटलाइन लाजमी लिखनी है। तो इसलिए मैं अपना थीसिस आउटलाइंस में मेंशन कर रहा हूं। थीसिस क्या है जी? दिस एसे विल एग्जामिन द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, क्योंकि पहला हिस्सा यही है जी, प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है, एंड मुस्लिम वर्ल्ड, और मुस्लिम वर्ल्ड दूसरा हिस्सा क्या है कि इस पे कैसे असर अंदाज हो रही है। सो ये बेटा आपकी आउटलाइंस है। आपको गलत फहमी ना हो तो मैं यहां पे आउटलाइन की हेडिंग दे देता हूं, आउटलाइंस। सेंटर में लिखिए, बोल्ड करके लिखिए, ऐसे का टाइटल टॉप पे लिखें, उसके बाद फिर आपने सेंटर में लिखनी है आउटलाइंस। आउटलाइंस में सिर्फ लिखा। सो आउटलाइन में जनाब थीसिस स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दिस ऐसे विल एग्जामिन द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इन द मुस्लिम वर्ल्ड, कि ये ऐसे एग्जामिन करेगा कि पावर ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है मुस्लिम वर्ल्ड में, एक्सप्लोरिंग इट्स कंटेम्पररी मैनिफेस्टेशन, और देखेगा अभी किन तरीकों से प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड पे, एंड इंपैक्ट ऑन मुस्लिम सोसाइटीज इन पास्ट एंड प्रेजेंट, और माजी में उसका क्या असर होता था और आज किस तरह असर हो रहा है। ये 3 बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं कि प्रोपेगेंडा की पावर क्या है। नहीं बेटा, आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट सेम नहीं है। आउटलाइन के अंदर 3 हेडिंग्स आती हैं, कौन सी? इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर मजीद 3 हेडिंग्स आती हैं, कौन सी? हुक, बैकग्राउंड, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस का मतलब होता है मेन मकसद, मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। सो इस ऐसे में क्या डिस्कस होगा कि पावर ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है, और इसकी मॉडर्न फॉर्म्स क्या हैं, और इसका मुस्लिम सोसाइटी पे असर माजी में क्या हुआ था और हाल में क्या हो। अब जरा मेन बॉडी की तरफ आइए। ऐसे में याद रखें 10% इंट्रोडक्शन का होता है, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। यह आपको इन आउटलाइंस में लिखने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ऐसे का 10% इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, यानी कि 2000 वर्ड का या 2500 वर्ड का अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो 200 वर्ड का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जरूर होगा। अब आ जाए मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी ये वो है जिस पे 80%, 70 से 80% ऐसे लिखा जाता है। मेन बॉडी में आप 2 हेडिंग्स दे सकते हैं, या तो क्वेश्चन
डेवलप करें व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, कि प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है, या फिर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दें द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा और इसके आगे कॉलन का इस्तेमाल करें। कॉलन का मतलब होता है तफसील आ रही है इसकी कि प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है। इन दोनों में से आप कोई भी एक हेडिंग का इंतखाब कर सकते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू। तो यहां पे 4 पैराग्राफ मैंने लिखने हैं प्रोपेगेंडा की ताकत के मुतालिक। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है। प्रोपेगेंडा कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड बिहेवियर ऑफ्टन इन सटल एंड इंसिडियस वेज, बड़ी शाइस्तगी से और बड़े छुपे अंदाज में। यह प्रोपेगेंडा की ताकत है। फिर उसके बाद मैनिपुलेटिंग इमोशंस, जज्बात का इस्तेसाल करता है, लीडिंग टू इररेशनल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, और इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जिनके पीछे लॉजिक नहीं होती। यहां पे आप हिटलर के प्रोपेगेंडा की मिसाल दे सकते हैं कि उसने कैसे मैनिपुलेट किए इमोशंस और इररेशनल डिसीजन मेकिंग, अकल से बालातर डिसीजन मेकिंग की और बिहेवियर शो किया। अकल से बालातर क्या था? वो कहता था आर्यन नस्ल जो है ये सबसे सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर है। इसलिए उसने कहा था कि यहूदी भी इंफीरियर कौम है, इन्हें मार दो। इसलिए उसने कहा था जो लोग डिसेबल हैं इनको भी मार दो। तो इररेशनल डिसीजन मेकिंग की, लोगों को ये प्रोपेगेंडा बयान करके कि तुम सबसे अफजल तरीन कौम हो। सो यहां पे ये जुमले लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बयान कर रहे हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। आपके ऐसे में आउटलाइन जुमला भी हो सकता है या सिंपल ये फ्रेज भी हो सकती है, दोनों चीजें अलाउड है। मजीद अंडरमाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा अंडरमाइन की जाती है। प्रोपेगेंडा इरोड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। बेटा आपकी मर्जी है ये हेडिंग लिखें या पूरा जुमला लिखें, आउटलाइन फ्रेज की भी हो सकती है, एक जुमले की भी हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स प्रोपेगेंडा खत्म कर देते हैं। यानी कि इंसान तनकीदी जायजे से नहीं सोचता, जज्बात से सोचता है। यहां पे मिसाल दूंगा क्रूसेड्स की। पोप अर्बन ने कहा जी मैंने ख्वाब देखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकलीफ में है और मुसलमान उनकी सलीब तोड़ रहे हैं। उन्होंने ख्वाब में कहा है कि मेरा घर बचाओ। किसी ने क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं की, अरे यार इसका ख्वाब है ये, ठीक है हो सकता है अपनी तरफ से ही घड़ के सुना रहा हो। बाद में पता चला सब झूठ ही था, मगर उसके इस प्रोपेगेंडा ने दुनिया में सबसे बदतरीन जंग का आगाज किया, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी नजरों के सामने पर्दा आ जाता है। प्रोमोटिंग एक्सट्रीमिज्म, प्रोपेगेंडा एक्सट्रीमिज्म भी प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? डियर स्टूडेंट, आप चाहें तो जुमला लिख सकते हैं, चाहे तो ये 2 फ्रेजेस ही लिख दें। प्रोपेगेंडा कैन प्रमोट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज एंड बिहेवियर्स लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। प्रोपेगेंडा शिद्दत पसंदी को परवान चढ़ाता है और फिर बिल आखिर बदअमनी में आश्कार होता है। प्रोमोटिंग एक्सट्रीमिज्म, डियर स्टूडेंट आपके सामने कोई मिसाल है? कहां पे, कहां पे जो है एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया गया और बदअमनी की गई? प्रमोटिंग एक्सट्रीमिज्म। जी, इंडिया वेरी गुड एग्जांपल, शाबाश। टीटीपी, फैसल इकबाल वेरी गुड एग्जांपल। 9/11 वेरी गुड एग्जांपल। वो एक्सट्रीमिज्म तो नहीं था बेटा। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन में आप 9/11 की एग्जांपल लिख सकते हैं। 9/11 शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कॉलम के बाद लिख दे एज इन 9/11। मैनिपुलेटिंग इमोशनल्स, इमोशंस, इस पे क्या लिखेंगे? द क्रूसेड्स, फॉर एग्जांपल द क्रूसेड्स। अंडरमाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे क्रूसेड्स था, इस पे मैंने कोई और एग्जांपल दी थी, और यहां पे प्रोमोटिंग एक्सट्रीमिज्म, फॉर एग्जांपल
टीटीपी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड इंडियन डेमोक्रेसी, बीजेपी, के प्रमोट करते हैं एक्सट्रीमिज्म। लोगों की आंखें बंद कर दी। प्रोपेगेंडा क्या किया जी इन्होंने, कि जो बाबरी मस्जिद है यहां पे राम मंदिर होता था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इस पे राम मंदिर के कोई निशानात नहीं मिले, मगर ऐसा प्रमोट किया गया, प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया, लोगों की आंखें बंद हो गई। और सोशल अनरेस्ट कितना हुआ, हिंदू मुस्लिम फसादात। स्टूडेंट हर किसी के साथ एग्जाम्पल दी है, एविडेंस दी है, यानी एक पैराग्राफ यहां पे होगा, एक पैराग्राफ इधर होगा, तीसरा पैराग्राफ यहां पे और चौथा पैराग्राफ यहां पे। जी ही राजा, अफगानिस्तान में खवातीन की एम्प्लॉयमेंट रोक दी गई है, तालीम भी रोक दी गई है। रबिया सीरिया की आपने एग्जाम्पल दी है, शाबाश। फेक न्यूज ड्यूरिंग 2016, सिदरा बियर्ड एज मुस्लिम्स, प्रोपेगेंडा है ना, कि जिसकी दाढ़ी है मुसलमान की वो टेररिस्ट है, प्रोपेगेंडा किया गया। नाउ यू आर टॉकिंग। तो बेटा सिर्फ बात नहीं करनी इस पैराग्राफ में कि ये पब्लिक ओपिनियन शेप करना है, आगे एग्जाम्पल भी देना है, आर्गुमेंट भी देना है, किस्सा भी सुनाना है। अब शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, आउटलाइन का मकसद होता है कि एक रफ स्केच आप दे रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई मेरे एस्से में ये मेन बातें हो रही हैं। आउटलाइन एक ढांचा है एस्से का, पूरा एस्से वो ऑर्गन्स, गोश्त और पोस्ट हैं जो उस पर बाद में लगेंगे। तो अगर आपका ढांचा सही है, ढांचा सही है तो उसके ऊपर बॉडी भी सही फिट होगी। अगर ढांचा ही नहीं है तो पूरा ऐसे लिखेंगे किस चीज पे, आपके पास रोड मैप ही नहीं है। इसलिए आउटलाइन की इंस्ट्रक्शन आपको एग्जामिनेशन दे रहा है, एग्जामिनर दे रहा है कि रोड मैप पहले बयान करो। अंडरमाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग, द क्रूसेड्स। क्रिटिकल थिंकिंग, ख्वाब पे जो है सारी की सारी तबाही मचा दी। ये था जी नाटजी, जर्मन नाटजी, नाटजी जर्मन हिटलर, जैसे उसने मारना शुरू कर दिया था जनाब जी उसको। दो एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, तीन भी दे सकते हैं, बाद में वजन पैदा करें। पैराग्राफ 150 से 200 वर्ड का लिखना है तो जाहिर डिटेल तो लिखनी है ना फिर। तो यहां पे ऐसे का एक सेक्शन मुकम्मल होता है, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। मिसालें बेटा आपके सामने, इसमें कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो। इज दैट क्लियर? पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है, यानी मेन आइडिया होता है, और मेन आइडिया के बाद एक्सप्लेनेशन होती है, सपोर्टिंग डिटेल्स होती है। जी, इज दैट क्लियर? मेरा ख्याल है आप अच्छे तरीके से जानते हैं पावर ऑफ प्रोपेगेंडा है क्या। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन में भी आप लिख सकते हैं मुस्लिम्स एंड टेररिस्ट। 9/11 के बाद तो यही हुआ। सो जब हम अपनी जो है सरकारी नौकरी से 2 साल की छुट्टी लेके गए थे इंग्लैंड, 2009, 10, 11, मेरे साथ मेरे दोस्त थे डॉक्टर हसनैन कयूम, सोशियोलॉजी के कॉलेज में पढ़ाते थे। मैंने सैकड़ों बार ट्रेन में और ट्यूब में ट्रेवल किया, मुझे कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका क्योंकि मेरी दाढ़ी मूछ नहीं थी। मगर एक दिन मैं सिर्फ हसनैन कयूम के साथ जब ट्रेन में मैंने ट्रेवल किया, ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी जा रहा था, किंग्स क्रॉस, मुझे रास्ते में 3 बार रोका गया, सिर्फ मेरे दोस्त की वजह से। उसकी दाढ़ी थी और उसकी मूछें थी, और साथ उसने बैग कैरी किया होता। हर जगह उसने अपना कॉलेज का कार्ड दिखाया, एक्चुअली आई एम प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। तब छोड़ा उसे, तलाशी उसकी पूरी ली, क्योंकि बियर्डेड मुस्लिम। 2009, 10, 11 की बेटा बात कर लो। इमेज हमारा ये बनाया गया, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। मुसलमान होते ही टेररिस्ट है, पब्लिक ओपिनियन ऐसी क्राफ्ट कर दी गई। तो बेटा ये मिसालें हम दे सकते हैं, मिसाल दे के वाज़ेह करें। बेटा मैं आ रहा हूं बैकग्राउंड की तरफ, हौसला रखें, अभी सिर्फ आउटलाइन बयान कर रहा हूं। अब इस एस्से का दूसरा हिस्सा क्या था, एंड मुस्लिम वर्ल्ड। तो अब आ जाए जनाब जरा दूसरी मेन हेडिंग की तरफ। क्वेश्चन में लिखना है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, कैसे? हाउ डिड इट इंपैक्ट द मुस्लिम वर्ल्ड इन पास्ट। मैंने 2 हिस्से बनाए जी, माजी में कैसे असर डाला और हाल में कैसे असर डाल रही है। हाउ डिड इट इंपैक्ट द मुस्लिम वर्ल्ड। आप चाहे तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा ऑन मुस्लिम वर्ल्ड इन पास्ट, इसके बाद फिर कॉलम लगाएं।
माजी में प्रोपेगेंडा ने मुस्लिम वर्ल्ड पे कैसे असर डाला? नंबर एक, कॉलोनियल ईरा। यहां पे एनालिसिस क्या करेंगे कि कैसे इन कॉलोनियल पावर्स ने, इंग्लैंड और फ्रांस ने प्रोपेगेंडा जो है इसका इस्तेमाल किया ताकि इनकी हुक्मरानी को ठीक तस्वर किया जाए, जस्टिफाई किया जा सके। जी इरफाना, कर सकते हैं बेटा। मैं यहां पे बेटा सिर्फ एक मिसाल लिखूंगा। वो प्रोपेगेंडा क्या था? वाइट मैन्स। जी मुकम्मल करें। वो लफ्ज क्या था? वो कहता था जी ये गोरी की जिम्मेदारी है कि सारी दुनिया को सिविलाइज करें, अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है। जी, व्हाइट मैन्स बर्डन, ये प्रोपेगेंडा था। व्हाइट्स मैन बर्डन, कि जी अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है कि दुनिया को सिविलाइज करो। असल क्या था? फैसल, रिलीजन से थोड़ा बी केयरफुली, बी केयरफुल। असल क्या था भाई? ये सीधी सीधी रिसोर्सेज की जंग थी। हमें गुलाम बनाया था उन लोगों ने। वी वर प्रैक्टिकली द स्लेव्स। तो कॉलोनियल एरिया में सारे मुसलमानों को गुलाम बनाया गया। यही तो किया था इन्होंने। व्हाइट मैन्स बर्डन, अंडर द नेम ऑफ व्हाइट्स मैन बर्डन दे मेड अस देयर स्लेव्स। अंडर द प्रीटेक्स्ट, इस बहाने पे फ्रांस एंड इंग्लैंड एनस्लेव्ड द वर्ल्ड। वर्ल्ड कौन सी? मुस्लिम वर्ल्ड ही थी ना, और कौन सी थी? गोरों को तो नहीं इंस्लेव किया था, हमें ही किया था। सो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूर दें, एग्जाम्पल जरूर दें। मजीद पोस्ट कलोनियल ईरा में कैसे किया जी? पोस्ट कलोनियल ईरा में मुस्लिम वर्ल्ड, पोस्ट कलोनियल एरिया में ऐसी अथॉरिटेरियन रिजीम्स को इन्होंने प्रमोट किया है जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को जो है प्रोपेगेंडे के जरिए सप्रेस करके रखा है। अब यहां पे अंग्रेजों का तो कोई कसूर नहीं है, हमारे हुक्मरान। देखें, ये प्रोपेगेंडा सिर्फ अंग्रेज इस्तेमाल नहीं करते, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुक्मरान भी इस्तेमाल करते हैं। सद्दाम रिजीम इन इराक, जैसे उसने प्रोपेगेंडा किया कि हम एंटी अमेरिकन हैं, हम अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। जंग 10 साल करते रहे ईरान से, और अमेरिका के खिलाफ कौन सा लड़ रहे थे? सिर्फ तेल के कुओं पे लड़ते रहे। जंग किससे की? कुवैत से, मुसलमान से। प्रोपेगेंडा क्या किया कि जनाब हमारा हक मारा है, ये अमेरिकन या काफरों के दोस्त हैं, उनके एलाइज हैं। प्रोपेगेंडा ईरानी रेवोल्यूशन में क्या होता था? जो शहनशाह ईरान है वो उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था, उलमा का मजाक उड़ाता था। ईरान देख ले, 79 से पहले तकरीबन वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी वहां पे, ऐसी तो नहीं रेवोल्यूशन आया। तो ये वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स थी जो प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को सप्रेस करती थी। सद्दाम रिजीम इन इराक एंड इरानियन रेवोल्यूशन। तो कॉलोनियल एरा में जो काम अंग्रेज या व्हाइट मैन कर रहे थे, पोस्ट कॉलोनियल में हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मेहरबानी है, पाकिस्तान की मिसाल ना दीजिएगा। हाँ, अगर पाकिस्तान की बेटा मिसाल देनी है तो डिक्टेटरशिप की दे दीजिएगा, मगर एहतियात कीजिए। यस, पोस्ट कॉलोनियल में, शाबाश। इसराइल एंड, अब आप बात कर रहे हैं, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। कैसे सप्रेस कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा? सारा वेस्टर्न मीडिया, ये तो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा आ गया जी। पोस्ट कॉलोनियल, शाह महमूद कुरैशी साहब एक बात बड़ी खूबसूरत करते थे, डीप पॉकेट। कि सीएनएन और बीबीसी क्यों कवरेज नहीं देते? क्योंकि डीप पॉकेट, पैसे का जोर चलता है। जी सीरिया भी बेटा दे सकते, गो के डिबेटेबल है। तीसरा, कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर में प्रोपेगेंडा क्या किया गया मुझे अब बयान करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने प्रोपेगेंडा यूज किया टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन द मुस्लिम वर्ल्ड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर।
मजीद शॉर्ट करें, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन प्रोपेगेंडा टू इन्फ्लुएंस मुस्लिम वर्ल्ड। यहां पे जिहाद और उसामा बिन लादेन का जिक्र आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कहा कि मुसलमानों की हुकूमत पे, मुसलमानों की हुक्मरानी पे जो है हमला हो गया, मुस्लिम उम्मा की बका के लिए खतरा हो गया। जब अफगानिस्तान में हमला हुआ था, अमेरिका को तो कोई खतरा नहीं था रशिया से। प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि मुसलमानों की बका खतरे में, जंग अफगानिस्तान में हो रही है, मुजाहिदीन लड़ने के लिए सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, उसामा बिन लादेन वगैरह, अलकायदा। पाकिस्तान का तो कोई झगड़ा था ही नहीं उससे, रशिया से। रशिया 10 साल अफगानिस्तान में बैठा रहा, उसने कभी पाकिस्तान की बॉर्डर पे कोई अटैक नहीं किया, उसका झगड़ा ही नहीं था। मगर हमें बावर कराया गया अमेरिका की तरफ से कि जनाब ये आपकी बका का मसला है। सारी मुस्लिम दुनिया कोल्ड वॉर में झोंक दी गई। और यूएसएसआर वो कहता था कि हम, जो उसके साथ मुसलमान मुमालिक थे, वहां पे जो फौज भर्ती करता था, कहता था वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेरिकन इजारादारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरमायादाराना निजाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो अपना प्रोपेगेंडा करता था। मुस्लिम वर्ल्ड उसके साथ थी, सीरिया उसके साथ था, उर्दन उसके साथ था, ये सारे उसके इत्तेहादी थे। कभी फलस्तीन ने और इन अरब मुल्कों ने कश्मीर पे पाकिस्तान की हिमायत में बयान नहीं दिया, कभी नहीं दिया इन्होंने। इनका ब्लॉक ही दूसरा था, आज भी नहीं दिया, देते ही नहीं है। तो कोल्ड वॉर में जिस तरह इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और मुस्लिम वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया, सारी मुस्लिम वर्ल्ड की डेवलपमेंट को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हुआ। पाकिस्तान जो भुट्टो दौर में तरक्की कर रहा था, एटम बम बना रहा था, उसके बाद एक डिक्टेटरशिप की रिजीम आई, वो भी नहीं चल सकी, क्योंकि अफगान वॉर ही होती रही। हमारे ऊपर इमिग्रेंट्स आ गए, असला हो गया, क्लैशिंग ऑफ कल्चर, हेरोइन कल्चर, तबाही और बर्बादी, अनरेस्ट क्रिएट हुआ। और जिस वक्त कोल्ड वॉर में रशिया टूटा, तो जारेदारी सिर्फ एक मुल्क की कायम होगी, बैलेंस और पावर भी सारी दुनिया का तबाह हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनिपोलर पावर। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स देखिए, आपकी सीएसएस की सारी तैयारी का इम्तहान ये एक ऐसे है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो आप पढ़ेंगे हसन अली गोंदल साहब से, करंट अफेयर पढ़ेंगे फरीद साहब से, ये वही सारा डेटा है जो यहां पे काम आ रहा है। और अगर आप रखेंगे यूएस हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री, तो यही डेटा है जो यहां एस्से पे काम आ रहा है। तो जो सवाल होता है ना कि सर कंटेंट कहां से लाए, बेटा कंटेंट ये तैयारी आपको देती है। सो माजी में प्रोपेगेंडा ने इस तरह पे असर किया कि सबसे पहले इस इस्तेमारी ताकतों ने, इंपीरियल पावर्स ने, फ्रांस और इंग्लैंड ने आपको गुलाम बनाया। उसके बाद जब आजाद हो गए तो आपके जो हुक्मरान थे उन्होंने आपको गुलाम बनाया, प्रोपेगेंडा किया। और फिर जब कोल्ड वॉर हुई तो आप ही के मुल्कों में इन्होंने फसाद भी किया, आप ही से ही जहाद कराया, आप ही ने जहाद किया। लेटर जिहादिस्ट बिकेम टेररिस्ट। और बाद में प्रोपेगेंडा करके आप ही को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। वही अलकायदा, वही जनाब लीडर्स अलकायदा के, जिनको व्हाइट हाउस में बुलाया गया, जिनको कहा गया द गैलेंट, द वॉरियर्स। व्हाइट हाउस में इनका प्रोटोकॉल, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ी होगी कि व्हाइट हाउस में अफगान सरबराहान मुजाहिदीन को बुला के प्रोटोकॉल दिया गया था। आपने जंग खत्म होने के बाद उन्हीं को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान को दोबारा जंग में झोंक दिया कि अब इन टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते रहो। ये है बेटा पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। कैसे प्रोपेगेंडा किया, कल के हीरो आज के डिक्लेयर हो गए टेररिस्ट। तो बर्बाद कौन हुई? द मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान बर्बाद हुआ। तो बर्बादी में पाकिस्तान का नाम लिखना है। हमारी बर्बादी के पीछे इन्हीं के तो कारनामे, इन्हीं का तो प्रोपेगेंडा है। और अब असर कैसे पड़ रहा है बेटा? असल चैप्टर जो है वो अब का है, अभी की बात करो, अभी की बात है। ये आपकी तीसरी मेन हेडिंग है, हाउ इज इट इंपैक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे। हाउ इज इट इंपैक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे। अब ये मुस्लिम वर्ल्ड पे
कैसे इम्पैक्ट कर रही है। दैट इज द आइडिया। ये आपका बेटा तीसरा सवाल है, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रोपेगेंडा। इम्पैक्ट इन प्रेजेंट टाइम्स की भी आप हेडिंग दे सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जा रहा है। इस पे सबसे पहले मैं नाम लूंगा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के। हर काम अंग्रेज नहीं कर रहा, हम खुद भी कर रहे हैं, हमारे ही भाई कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा में हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ, जी बेटा हेडिंग क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है, प्रोपेगेंडा में हमारे जहन में सिर्फ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आता है। अरे भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आईएसआईएस अल कायदा कैसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब इस्लाम की खिदमत करें, ताकत से लड़ें, और ये रिक्रूट कर रहे हैं फॉलोअर्स। आईएसआईएस में चंद साल पहले कराची की एक लेडी डॉक्टर जो स्टूडेंट थी, वो वहां पे चलेगी, ज्वाइन कर गई। आईएसआईएस के सरबराह देखे, कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, प्रोपेगेंडा से इन्फ्लुएंस किया ना उन्होंने। फिर एक है बेटा स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा, कि स्टेट जो है कैसे स्पॉन्सर करती है प्रोपेगेंडा ताकि पावर मेंटेन करें, ताकि पावर मेंटेन करें। यहां पे मिसाल मैं दूंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा की, कि सऊदी अरेबिया कैसे प्रोपेगेंडा करता है अगेंस्ट यमन। दोनों मुस्लिम ममालिक है, मगर सऊदी अरेबिया के पीछे बैकिंग किसकी है? यूएस की। यमन भी मुस्लिम मुल्क है, यमन के ऊपर बकायदा एयर अटैक्स किए, और सऊदी प्रिंस ने क्या कहा था? जो उनका एक जहाज तबाह करेगा मैं उसे रोल्स रॉयस दूंगा, जो अटैक करेगा यमन पे मैं उसको रोल्स रॉयस दूंगा। अरे भाई यमन में भी तो मुसलमान ही थे। कैसे अथॉरिटेरियन रिजीम्स आज भी मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोपेगेंडा यूज कर रही हैं टू मेंटेन पावर एंड सप्रेस डिसेंट। स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा। अरब इसराइल जंग में अभी जो हुई है हालिया, इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सिर्फ दो मुल्क है मुसलमान मुल्क जिन्होंने गैरत दिखाई है, सिर्फ दो मुसलमान, एक ईरान और एक यमन। यमन इंतहाई कमजोर था, मगर उसने अमेरिकन बहरी बेड़े पे भी मिसाइल दागे, इसराइल के भी फ्रिगेट्स पे मिसाइल मारे, इंग्लैंड के भी जो बहरी बेड़े थे उनके ऊपर भी हमले किए। बिलाखिर मजबूर होकर उन्होंने एयर अटैक किया, यमन की ऑयल फील्ड्स तबाह की। प्रोपेगेंडा क्या किया कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग रेबल्स हैं, हालांकि वो मुसलमान मुल्क का साथ दे रहे। प्रोपेगेंडा कुछ और किया गया। और यहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा, पैलेस्टाइन एंड इसराइल का जिक्र जरूर कीजिए। इसराइल क्या कहते हैं जी? हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, अपने डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं। मजीद स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा आज के दौर में कोई और मिसाल है आपके सामने स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा की? मुस्लिम वर्ल्ड पे कैसे हो रहा है बेटा? मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें, बांग्लादेश को क्यों भूल गए? पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया? ये जो साबका हुकूमत गुजरी है उनके कोर्स और सिलेबस को देखें। अब खैर उसकी चेंज तब्दीली की तरफ ये लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात भी बहाल हो रहे हैं, बहरी बेड़ा हमारा वहां पे पहुंच गया, पहला तिजारती जहाज भी लंगर अंदाज हुए। मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया? स्टेट स्पॉन्सर्ड था ना ये प्रोपेगेंडा, कि जनाब बंगालियों का कत्लेआम किया और तो किस्मत दरी की गई, सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा। बीबीसी ने सबको झुटलाया कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग। नहीं जवाब ये ना लिखिएगा बेटा, पाकिस्तान का बेटा बड़ा एहतियात से जिक्र करता है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है, मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ कर रहा है। कौन सी अथॉरिटेरियन रिजीम्स, चाहे सऊदिया की यमन के खिलाफ हो, बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ, या इसराइल की फलस्तीन के खिलाफ, अथॉरिटेरियन रिजीम जो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है।
और उसके बाद वेस्टर्न प्रोपेगेंडा एंड इस्लामोफोबिया। मुझे इसके बारे में कोई बयान करने की जरूरत नहीं है, आगे इसके एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं। यू ऑलरेडी नो दैट, आपको बेहतर तरीके से पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेरा एस्से का मौजू खत्म हो जाता है। अब जरा वर्ड काउंट करें। बेटा नहीं, आप एंटी स्टेट कोई बात नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। सादिया अली, यूक्रेन वॉर, यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर, आपने बड़ी अच्छी ये बात की है। देखिए बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए छोड़ी है, ठीक है। तो स्टेट स्पॉन्सर प्रोपेगेंडा, मगर इसमें मुस्लिम वर्ल्ड इफेक्ट नहीं हो रही, इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर कहीं और लिख दीजिएगा। वो पावर ऑफ प्रोपेगेंडा में आप लिख दें यहां पे, ठीक हो गया। सो शेपिंग पब्लिक ओपिनियन में लिख दें बेशक रशियन यूक्रेन वॉर। प्रोपेगेंडा तो है, प्रोपेगेंडा तो है बाहर। सो बेटा हमारे पास पैराग्राफ कितने में? 4 पैराग्राफ पावर ऑफ प्रोपेगेंडा पे। 150 वर्ड के अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे, जो इंतहाई कम है, 200 वर्ड के होने चाहिए, मगर चलें 150 वर्ड का भी लिखेंगे, तो कितने अल्फाज आपके यहां पे आ गए सिर्फ पावर ऑफ प्रोपेगेंडा में? 600 अल्फाज। एम आई करेक्ट? 200 वर्ड का आपका इंट्रोडक्शन है, 600 जमा 200 800। मजीद 2 सेक्शंस आपने अलग से डेवलप किए हैं कि माजी में प्रोपेगेंडा ने मुसलमान सोसाइटीज को, मुसलमान दुनिया को कैसे मुतासिर किया। हर किसी पे आप आराम से 150 से 200 वर्ड्स लिख सकते हैं, कम से कम 150 भी लिखे। 3 पैराग्राफ हैं, 450 वर्ड्स। 600 जमा 400 1000, 1050 अल्फाज। और हाल में आज मुस्लिम दुनिया पे कैसे प्रोपेगेंडा असर कर रहा है, अगर आप यहां पे ये 3 पैराग्राफ लिखते हैं, 1500 वर्ड के ऐसे तो बेटा आपका इधर ही हो जाता है। यानी 150 वर्ड से मुराद है कि आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। एक पैराग्राफ सोल्यूशन पे जरूर लिखिएगा, एक पैराग्राफ काउंटरिंग प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये अखलाकी जिम्मेदारी है सोल्यूशन देना, अखलाकी जिम्मेदारी है। उसने पूछा नहीं है, पूछा नहीं है आपसे। तो प्रोपेगेंडा को काउंटर कैसे किया जा सकता है? बाय क्रिटिकल थिंकिंग, मीडिया लिटरेसी, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये बातें सारी बेटा आपने एक ही पैराग्राफ में करनी। आखिर में कंक्लूजन आपने लिखनी है, जो कि 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होती, ऐसे में 5 से 10% होता है। कंक्लूजन के नीचे हरगिज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना ही है तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एसे राइटिंग गाइड ने लिखा था, वो 3 अल्फाज आप भी लिख सकते हैं। वो कौन से हैं? वो ये है, रीस्टेटेड थीसिस के थीसिस को दोबारा लिखिए, समरी ऑफ मेन आइडियाज, मेन आइडिया की समरी लिखे, एंड फाइनल थॉट। और आखिरी और फाइनल बात करें। फाइनल बात यही है कि मुसलमानों को होश के नाखून लेने। डियर स्टूडेंट, ये आपकी आउटलाइंस थी, यानी कि सारे ऐसे में मैं किन चीजों पे गुफ्तगू कर रहा हूं। नंबर 1, पहला पैराग्राफ है मेरा किस पे? इंट्रोडक्शन पे। मेन बॉडी में मेरे 2 सेक्शन हैं, बल्कि 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, कि प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है। दूसरा सेक्शन है कि इसने मुस्लिम दुनिया में माजी पे कैसे असर किया। और तीसरा सेक्शन है कि आज मुस्लिम दुनिया पे ये कैसे असर कर रही है। और फिर उसके बाद मेरा तीसरा सेक्शन है काउंटरिंग प्रोपेगेंडा। 1 पैराग्राफ, गो के सवाल का हिस्सा नहीं है, मगर अखलाक की जिम्मेदारी में दे रहा हूं कि प्रोपेगेंडा को काउंटर मुस्लिम दुनिया को कैसे करना चाहिए। और इसके बाद आपकी आ जाती है कंक्लूजन, जो कि मेरा आखिरी सेगमेंट है। और कंक्लूजन के नीचे भी मैंने यही लिखा है, थीसिस दोबारा से बयान करना है, समरी लिखनी है, और फाइनल थॉट, यानी कि रीडर्स को इनकरेज करना है कि कैसे लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग से वो इस प्रोपेगेंडे से बच सकते हैं। सोल्यूशन नहीं पूछा तो सोल्यूशन बहुत थॉट होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाए इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की। तीसरी हेडिंग जो आपने देनी है, वो आपने देनी है दी एस्से की। अब यहां से आपका एस्से स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग्स नोट कर लें अपनी। पहली आपकी हेडिंग क्या है जी? द फर्स्ट हेडिंग इज
सबसे पहले आपने टॉपिक लिखना है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इन मुस्लिम वर्ल्ड। पहली हेडिंग देनी है आउटलाइंस, कि मैं आउटलाइन बना रहा हूं। व्हेन यू आर डन विद द आउटलाइंस, उसके बाद आप डायरेक्टली किस पे आएंगे, दी एसए की हेडिंग देंगे। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को सामने रखिए। मेरे इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में सबसे पहले मैं हुक कोटेशन लिखूंगा और एक किस्सा बयान करूंगा कि प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है, मुस्लिम दुनिया को उसने कैसे तबाह बर्बाद किया। फिर कुछ बैकग्राउंड यानी कि कुछ पस मंजर दूंगा और फिर मैं थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा। मेरा एसे फॉर्मली स्टार्ट हो रहा है और यहां पे मैं नेपोलियन के कोट से शुरू कर रहा हूं कि नेपोलियन वंस रिमार्क, नेपोलियन ने एक दफा कहा था, 4 hostile newspapers are more to be feared than 1,000 bayonets. जी सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जी लुबना, हर ऐसे के इस डिफरेंट स्टाइल में मटेरियल चेंज होता है। जी हिरा एजाज, आपसे ये नोट्स शेयर होंगे, ये महफिल आप ही लोगों के लिए सजाई गई है। सबसे पहले बेटा मैं अटेंशन ग्रैबर लिख रहा हूं। अटेंशन ग्रैबर जी मेरा क्या है, तवज्जो आपकी दिला रहा हूं एक कोटेशन लिख के। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि 4 मुखालिफ अखबारात को मैं उनसे ज्यादा डरता हूं देन 1,000 बेयोनेट्स, बनिस्बत 1000 बंदूकों के। बेटा हुक की लेंथ 5 से 6 सेंटेंसेस हो सकते हैं। सो नेपोलियन ने कहा था, सर गोगल साहब, सर लिविंग लिविंग सर इंशाल्लाह होती है, मुझे कॉल पे लाइन कल परसों परसों का देखा हूं। चलो ठीक है। अभी जो विजिट्स है ना नेशनल असेंबली वाले, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाले, तो वो उनका कब फ्री होते हैं पता नहीं है। अच्छा ठीक है, अगले 2 दिन। तो फिर चीफ जस्टिस के साथ भी हमका करा। चीफ जस्टिस, अच्छा वर्ल्ड सलाम मेरा देना। सही है सर, चलो ठीक है, ठीक है, हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो नेपोलियन ने क्या कहा था कि 4 न्यूज़पेपर से मैं इतना डरता हूं जितना कि शायद 1000 बंदूकों से भी नहीं डरता। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह पोप अर्बन टू लेवरेज द पावर ऑफ रेट्रिक टू इग्नाइट फर्वर अमंग द मासेस। पोप अर्बन टू ने द क्रूसेड्स में क्या किया था, उसने भी अवाम के जज्बात को ऐसे ही इग्नाइट किया था, पुरतईश कर दिया था। By framing the campaign as the holy war to reclaim the Jerusalem, he exploited religious sentiments, portraying Muslims as a direct threat to Christianity. उसने जनाब उस कैंपेन को क्या कहा, होली वॉर का नाम दिया कि जेरूसलम को रिकवर करना है। ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए मैंने देखा है। उसने मजहबी जज्बात भड़काए और मुस्लिम्स को एक खतरे के तौर पे पेश किया जो क्रिश्चियनिटी के लिए, और सब झूठ था। आज सारे के सारे जो है क्रिटिक्स यही कहते हैं सारा झूठ था, मगर प्रोपेगेंडा उसने बड़ा कामयाब किया। His impassioned speeches instilled fear, a sense of duty and zealous determination in the Western populace, uniting them under the banner of religious righteousness. उसकी जितनी भी ये जज्बात से भरी हुई तकरीरें थी, इसने खौफ उनके अंदर डाला कि तुम्हें मुसलमान खा जाएंगे। उनको जिम्मेदारी दी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने इनके खिलाफ लड़ना है, और उनके अंदर जोश भर दिया सारे वेस्ट के अंदर, और उनको एक मजहब के झंडे के नीचे इकट्ठा किया। 10 बिगन द क्रूसेड्स, और इस तरह क्रूसेड्स सलेबी जंगें शुरू हुई। अ ग्रिम चैप्टर मार्क्ड बाय रिलेंटलेस ब्लडशेड एंड डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। और तारीख का सबसे ज्यादा खून खराबा इस एक प्रोपेगेंडे ने जन्म दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अटेंशन ग्रैबर वो लिखूंगा जो प्रोपेगेंडा को मुसलमानों तक लेके आए कि मुसलमानों पे इसका असर क्या था। तो मैंने इसलिए पोप अर्बन द क्रूसेड्स की मिसाल दी है आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। अब आ जाए जरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की तरफ। पस मंजर क्या लिखूंगा कि प्रोपेगेंडा अ पावरफुल टूल फॉर शेपिंग परसेप्शंस एंड कंट्रोलिंग नैरेटिव्स, कि एक तो आपकी सोच को ये तख्लीक देता है और आपकी नैरेटिव्स, आपके बयान जो हैं उनको भी बनाता है
has been a significant force throughout history. तारीख से हमेशा प्रोपेगेंडा ने यही काम किया कि आपका नजरिया तब्दील करता है. Rooted in the ability to influence emotions and public opinion, propaganda's effects can be profound. चूंकि आपके जज्बात से खेलता है, ये इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन को, तो इसके असरात भी बहुत ज्यादा हैं, often leading to erosion of critical thinking and the promotion of divisive ideologies. और हमेशा इसका नतीजा क्या निकलता है? एक तो क्रिटिकल थिंकिंग वो खत्म हो जाती है और मुख्तलिफ नजरियात जो है वो जन्म लेते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, अब देखें मैं मुसलमानों की तरफ आ रहा हूं. बैकग्राउंड पहले मैंने दिया ना कि प्रोपेगेंडा करता क्या है. सोच तब्दील करता है, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करता है और अवाम के जज्बात को भड़काता है. जहां तक मुस्लिम वर्ल्ड का ताल्लुक है, प्रोपेगेंडा हैज प्लेड अ पिवटल रोल बोथ हिस्टोरिकली एंड इन मॉडर्न टाइम्स. प्रोपेगेंडा ने हमेशा एक बुनियादी किरदार अदा किया है, तारीख में भी और आज के दौर में भी. अब देखें, सारी दुनिया की बातें करने के बाद मैं किस पे आया? मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ. मुस्लिम वर्ल्ड की अब मैं बात कर रहा हूं और किसी की नहीं, ओनली द मुस्लिम वर्ल्ड. अब आ रहा है बेटा मेरा थीसिस. याद रखें, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में थीसिस सबसे आखिर में आता है. थीसिस क्या है? इस एसे में मैं डिस्कशन किस पे करूंगा? दिस एसे डेल्व्स इनटू द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा. तो सबसे पहले तो मैं डिस्कशन करूंगा भाई पावर ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है. आपके सामने आउटलाइन में मैंने बता दिया है, 4 पैराग्राफ्स मैंने लिखने हैं कि पावर ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है. इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन, जैसे 9/11 में किया, रशिया यूक्रेन वॉर में हो रहा है. मैनिपुलेट्स इमोशंस, जैसे जर्मनी ने नाजी में किया. ठीक है जी. अंडरमाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे क्रूसेड्स में हुआ. ख्वाब आई है जी. एंड प्रोमोटिंग एक्सट्रीमिज्म, जैसे टीटीपी और इंडियन डेमोक्रेसी बीजेपी कर रही है. राम मंदिर बनाया उन्होंने, बाबरी मस्जिद को शहीद करके. एक्सट्रीमिज्म. तो इस एसे में मैं क्या बयान करूंगा? सबसे पहले देखिए, मैं समराइज करके लिख रहा हूं. दिस एसे डेल्व्स इनटू द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, exploring its manifestation and impact on Muslim societies. इसकी भी जरूरत नहीं. एंड इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम सोसाइटीज, और इसका मुस्लिम सोसाइटीज पे इम्पैक्ट क्या है. एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम सोसाइटीज. कब से? फ्रॉम कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इराज टू इट्स प्रेजेंट डे फॉर्म्स. कॉलोनियल टाइम से शुरू करूंगा, पोस्ट कॉलोनियल की भी बात करूंगा, और आज के दौर की प्रेजेंट डे फॉर्म्स आज कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं इसकी भी बात करूंगा. जिसके अंदर इंक्लूड मैं क्या करूंगा? इंक्लूडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड एफर्ट्स एंड इस्लामोफोबिया इन द ईस्ट. कि प्रेजेंट डे में सोशल मीडिया कैसे कर रहा है प्रोपेगेंडा फ्यूल, स्टेट कैसे कर रही है प्रोपेगेंडा फ्यूल, और इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट, वेस्ट कैसे कर रहा है प्रोपेगेंडा फ्यूल इस्लामोफोबिया बनाने में. तो आज पे मेरा ज्यादा जोर है. अदरवाइज आप थीसिस सिर्फ इधर तक भी लिख सकते थे, क्योंकि 3 ही डिस्कशन हुई है. पावर ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है और इसका इंपैक्ट मुस्लिम वर्ल्ड में क्या है, कॉलोनियल टाइम से लेकर आज के दौर तक. डियर स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी योर थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस में आप बताते हैं इस सारे ऐसे में क्या गुफ्तगू होगी. 3 मेजर गुफ्तगू हैं कि प्रोपेगेंडा की मैंने पावर बतानी है और उसका इंपैक्ट बताना है किस पे? मुस्लिम सोसाइटीज पे. कहां से कहां तक? कॉलोनियल टाइम्स से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक, कि कैसे आज के दौर में सोशल मीडिया और वेस्ट इस्लामोफोबिया इसका इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ. और उसके बाद फिर आपका एसे मेन बॉडी शुरू हो जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कितने वर्ड्स का है? लेट अस सी. सो दीज आर 196, पूरे 200 वर्ड्स. तो 2500 वर्ड का अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, 2000 वर्ड कैसे लिख रहे हैं, तो उसका 10%, 200 वर्ड का आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जरूर होगा. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड. 2 चीजें बतानी है, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, और दूसरी चीज क्या बतानी है, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, या हाउ इट इंपैक्टेड द मुस्लिम वर्ल्ड. माजी में कैसे किया और हाल में कैसे कर रहे हैं. ये आपके सारे के सारे
आउटलाइंस पे इस तरह से बेस करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय लेक्चर। यहां पे हमने, जी बेटा, थीसिस स्टेटमेंट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। नहीं, फ्यूचर को उसने पूछा नहीं है, हम नहीं बता सकते बेटा। बैकग्राउंड यही है कि प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है, जो मैंने इस पे ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में, वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट्स है। ग्रामर एरर्स और वोकेबलरी के लिए बेटा प्रेसियन कॉम्पोजिशन बाय सर मजर, आप उनसे ही गुफ्तगू करेंगे, इस पे आपको वो अच्छी राय देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ऐसे की डिस्कशन को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा से आपको अपनी कोर्स आउटलाइंस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आज जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसी को रिव्यू कर लीजिए। वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक। टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन से हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया कि ऐसे के पेपर में कौन सी चीजें आप मद्देनजर रखते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेस हमने डिस्कस किए, और फिर आपको एक एक्सरसाइज दी गई जिसके अंदर आइडेंटिफाई आपने करना था कि टाइप्स ऑफ एसेस कौन से हैं। फिर उसके बाद मैंने एक्सपोजिटरी एसे का इंतखाब किया है। कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग मेरे सामने है, वो राइटिंग मेथड। आउटलाइंस कैसे बनानी है हमने ये डिस्कस किया। थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना है, जो कि सारे एसे की समरी है, हमने उसको भी प्रैक्टिस किया। और एंड में हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है, जो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अटेंशन, ग्रैबर और हुक का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, और फिर फाइनली आप सबसे आखिर में थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का लिखने का तरीका है। So this brings me to the end of our demo lecture, dear students. If you have any questions, you can ask me without any hesitation. जी, thank you, Sidra. Keep it up. Best of luck. Ji, dear students, any question regarding today's lecture or regarding the essay lecture demo?